हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा क्लेट लिगेंड और उभय दंतुक लिगेंडों के बारे में। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए लिगेंड की केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में आप लोगों के दो लिगेंड और बच रहे हैं। एक तो आप लोगों का क्लेट लिगेंड बच रहा है और एक आप लोगों का उभय दंतुक लिगेंड बच रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, आज के इस लेक्चर में एक तो मैं आप लोगों के लिए क्लेट लिगेंड को कंप्लीट करवा देता हूं और एक मैं उभय दंतुक लिगेंड को कंप्लीट करवा देता हूं और उसके साथ आप लोगों की ये लिगेंड की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पहली हेडिंग ले ली क्लेट लिगेंड। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए क्लेट लिगेंड की डेफिनेशन को बता देता हूं और उसके बाद दो एग्जांपल लेकर इस क्लेट लिगेंड को मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्लेट लिगेंड की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखो, क्लेट लिगेंड हम उनको बोलते हैं कि वे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जो किसी धातु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए, तो उन लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं? क्लेट लिगेंड बोलते हैं। और जो संकुल बनते हैं उन संकुलों को हम क्या बोलते हैं? क्लेट संकुल बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रक्रम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लेटीकरण बोलेंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? और ये जो क्लेट संकुल होते हैं ना, ये क्लेट संकुल और संकुलों की तुलना में ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, एक चक्रीय संरचना नुमा स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सों की तुलना में ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना? मैं अभी आप लोगों के सामने दो एग्जांपल ले रहा हूं। दोनों एग्जांपलों के आधार पर मैं क्लेट लिगेंड की डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों के सामने पहला एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है ना? एग्जांपल नंबर फर्स्ट होगा आप लोगों का CuEn का होल ट्वाइज और यहां पर लिख देता हूं प्लस के दो। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों की मेटल कौन है? कॉपर। और उससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? En। मैंने आप लोगों के लिए बता दिया कि En एक द्विदंतुक लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जिसको हम एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है मैं सामने लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, En होता है वो कौन होता है? एथिलीन डाइएमीन होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है CH2NH2। ठीक है ना? और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब ये निकला कि ये जो एथिलीन डाई एमीन लिगेंड होता है, ये मेटल के साथ दो जगह से उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। देखो, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल को दे सकता है और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल को दे सकता है। तो ये हम लोगों का द्विदंतुक लिगेंड हो गया, जो कि मेटल के साथ दो जगह से उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो यहां पर आप एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो मॉलिक्यूल्स हैं आप लोगों के, मतलब दो लिगेंड है। अब ये दो लिगेंड मेटल के साथ किस तरीका से उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेंगे, उसको मैं आप लोगों के लिए इसकी संरचना के आधार पर समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर लिख दिया मैंने कॉपर। ठीक है ना? ये लिख दिया मैंने कॉपर और यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर लिख देता हूं CH2 और ये लिख दिया NH2, क्योंकि दो एथिलीन डाइएमीन है। दो एथिलीन डाइएमीन है तो मैंने दोनों को लिख दिया। ये लो, एक एथिलीन डाइमीन आपका ये हो गया और एक एथिलीन डाइमीन आपका ये हो गया। ठीक है ना? एक आप लोगों का ये हो गया। यहां पर लिख देता हूं CH2 और यहां पर लिख देता हूं NH2। ठीक है? अब देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों को पता है कि एथिलीन डाइमीन कितने लिगेंड है? हम लोगों के दो लिगेंड है। तो एक लिगेंड यदि मेटल के साथ दो उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेगा, तो यहां पर ये जो आप लोगों के चार डोनर एटम है, वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। देखो, ये नाइट्रोजन मेटल को अगर अपना लोन पेयर दे दे तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। ये नाइट्रोजन यदि मेटल को अपना लोन पेयर दे दे तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। ये नाइट्रोजन यदि मेटल को अपना लोन पेयर दे दे तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। और ये नाइट्रोजन यदि मेटल को लोन पेयर दे दे तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। इसको आप कॉम्प्लेक्स में बंद कर दो। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स की निशानी मैंने आप लोगों के लिए बता दी कि कॉम्प्लेक्स की आप लोग पहचान कैसे करोगे, ये शुरू के लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं। ये जो आपका बड़ा सिंबल होता है ना, ये बड़ा सिंबल या बड़ा चिन्ह आप लोगों के कॉम्प्लेक्स की निशानी होती है।
जब भी ये बड़ा सिंबल कहीं पर देख लो तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स की निशानी बना दी आप लोगों के लिए। और इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस के 2 चार्ज, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस के 2 चार्ज। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्लेट संकुल। ठीक है ना, क्लेट कॉम्प्लेक्स, क्लेट संकुल, क्लेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो ध्यान से समझना, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, क्लेट लिगेंड की मैंने आप लोगों के लिए क्या डेफिनेशन बोली है, क्या बे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड। इसमें आप लोगों का ट्राइडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है, टेट्राडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है, पेंटाडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है और हेक्साडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है। बहुदंतुक लिगेंड में आप लोगों के ट्राइडेंटेट लिगेंड आते हैं, आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड आते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड आता है और हेक्साडेंटेट लिगेंड आता है। ये सारी केमिस्ट्री मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है ना। तो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जो मेटल के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बनाए, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को ही हम क्लेट संकुल बोलेंगे। और जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं, क्लेट लिगेंड बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो यहां पर इस मेटल के साथ कितने उपसंयोजक बंध बन रहे हैं, एक से ज्यादा उपसंयोजक बंध बन रहे हैं। मतलब कितने उपसंयोजक बंध बन रहे हैं, ये 4 बन रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये जो संकुल बने ये क्लेट संकुल बने। और गौर से जब आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्ट्रक्चर को देखने पर ये साइकिल की स्ट्रक्चर जैसी दिखाई दे रही है। जैसे कि एक साइकिल सी बन गई ना, एक साइकिल आप लोगों को पता है यहां पर बन गई, एक साइकिल यहां से बन गई। साइकिल का मतलब होता है रिंग चारों बगल से बंद हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो असाइक्लिक रिंग होती हैं उनकी कंपेयर में जो साइक्लिक रिंग होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए इन क्लेट संकुलों की स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सों की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है ना। ये जो क्लेट संकुल होते हैं इनका स्थायित्व और संकुलों की तुलना में ज्यादा होता है। उसका रीजन ये होता है कि इसमें साइक्लिक या चक्रीय संरचना बन जाती है और चक्रीय संरचना बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके आधार पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देख लो आप लोग, दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो यहां पर मैं आप लोगों के सामने दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर ले लिए बच्चों मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल नंबर 2। ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का FeOX होल थ्राइज माइनस के 3। अब आपको पता है ये OX कौन सा लिगेंड है, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है। मैंने करवा रखा है टेबल में, आप चेक करके देख लेना। OX होता है हमारे ऑक्सोलेटो लिगेंड। तो मैं यहां पर इसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूं। OX पर बेटा चार्ज होता है -2 और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C+O- और C+O-। ये आप लोगों का ऑक्सोलेटो लिगेंड होता है जिस पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ये द्विदंतुक लिगेंड के अंदर मैंने आप लोगों के लिए करवा रखा, तो आप वहां पर देख लेना। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर हम लोगों के कितने OX लिगेंड है, 3। देखो यहां पर कितने हैं, 3। और आप लोगों को पता है कि एक OX लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, 2। तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर लिगेंडों की संख्या कितनी है, 3। तो यदि 1 2 बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो ये 6 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण किस तरीका से होता है संकुल के अंदर, इसको मैं अभी आप लोगों के सामने एग्जांपल के आधार पर समझाता हूं। तो देखो बच्चों पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। यहां पर लिख दिया मैंने आयरन, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, मेटल को लिख दिया। ये मैंने आप लोगों के सामने मेटल लिख दी। अब मुझे ये OX वाली जो स्ट्रक्चर है ना, जो आप लोगों की लिगेंड की है, इसको मैं खोल के यहां पर लिख रहा हूं। और उपसंयोजक बंध का निर्माण किस तरीका से होगा वो भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये लो यहां पर लिख दो C+O, ठीक है ना। और यहां पर भी लिख दो C+O। चलो ठीक है, यहां पर भी लिख दो C+O और यहां पर भी लिख दो C+O। चलो यहां पर देख लो, यहां पर इस तरीका से लिख देता हूं, डबल बॉन्ड O, यहां पर लिख देता हूं O। खोल के लिख दी मैंने ये, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खोल के लिख दी। अब देखो बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन यहां से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दे तो उपसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है।
ऑक्सीजन यहां से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दे तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पर माइनस चार्ज को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाने वाले हैं, इस मेटल के पास में जाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर माइनस चार्ज को नहीं लिखा है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूं कि जैसे ही ये माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन इसके लिए दे देगा तो यहाँ पर कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। चलो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। देखो बच्चों इन सभी जगह माइनस चार्ज है, ठीक है ना, ये सभी जगह आप लोगों का माइनस चार्ज है। और अच्छी तरीका से समझा देता हूं जिससे आप लोगों का पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है क्योंकि माइनस चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन इस मेटल इस ऑक्सीजन ने किसको दे दिए, मेटल के लिए। तो यहाँ पर कौन से बंध का निर्माण होगा, या उपसहसंयोजक बंध का निर्माण। तो ये ऑक्सीजन भी मेटल को अपना इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे माइनस वाले को, तो यहाँ पर भी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। देखो ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगी तो यहाँ पर भी उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण हो जाएगा। ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगी तो यहाँ पर भी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। ये ऑक्सीजन ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए दे देगी तो यहाँ पर भी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को मेटल के लिए दे देगी तो यहाँ पर भी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मैं कर देता हूं कॉम्प्लेक्स में बंद, ये कर दिया मैंने बड़े कोष्टक में बंद, और इस पर कौन सा चार्ज है, -3। तो इस -3 को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज है ना, ये चार्ज यहाँ पर लिखना कंपलसरी है, आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। कोई सा बच्चे ऐसा नहीं कि गलती से इसको छोड़ दे, छोड़ना मत, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पर -3 चार्ज दे रखा है तो आप लोगों को भी यहाँ पर -3 चार्ज लिखना पड़ेगा। आप लोग सिली मिस्टेक मत कर देना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, एक OX मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 2, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है। तो देखो इसने भी 2 बना रखे हैं, इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो टोटल इस मेटल के साथ कितने बॉन्डों का निर्माण हो रहा है, 6 बॉन्डों का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना। यहां पर कितने बॉन्डों का निर्माण हो रहा है, 6 बॉन्डों का निर्माण हो रहा है। और इसीलिए ये जो आप लोगों का संकुल है वो संकुल कौन हो गया, आप लोगों का क्लेट संकुल। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का क्लेट संकुल, मतलब क्लेट कॉम्प्लेक्स। और मैंने अभी आप लोगों के लिए थोड़ी देर पहले क्या बात बताई है कि ये जो क्लेट संकुल होते हैं अन्य संकुलों की तुलना में ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर कितनी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है, 3, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बन गई, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बन गई, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बन गई। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से या चक्रीय संरचना बनने की वजह से इनका स्थायित्व और संकुलों की तुलना में ज्यादा होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और इसी के साथ आप लोगों का ये क्लेट लिगेंड कंप्लीट होता है। अब जो मैं अगली हेडिंग लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं मैं उभय दंतुक लिगेंड, मतलब एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये उभय दंतुक लिगेंड क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, इसकी केमिस्ट्री को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देख लो बोर्ड पे, इसको तो मिटा देता हूं। तो देखो अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड मतलब एम्बीडेंटेट लिगेंड। मैं लिख देता हूं इंग्लिश, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड मतलब एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब देखो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखना, ये उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, इसकी केमिस्ट्री को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो बच्चों उभय दंतुक लिगेंड हम उन लिगेंडों को बोलते हैं कि इनमें क्या होता है, लिगेंड एक ही होता है लेकिन इनमें दाता परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे होते हैं मैं बोर्ड के लिख के बता देता हूं आप लोगों के लिए। पहले तो मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लिख लेता हूं कि उभय दंतुक लिगेंडों के कौन कौन से एग्जांपल है। जैसे कि NO2 माइनस, हम लोगों को हो गया CN माइनस, NO2 माइनस, CN माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, और भी हो सकते हैं आप लोगों को उभय दंतुक लिगेंड। तो यहां पर लिख देता हूं एक्सेट्रा। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं और फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को बताता हूं कि उभय दंतुक लिगेंडों की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो यहां पर लिख दिया मैंने NO2 माइनस, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो आप लोगों का NO2 माइनस लिगेंड है इसमें दाता परमाणु अर्थात डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं। एक तो नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, और ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना? ये नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण किया जाएगा तो उस टाइम पर केवल एक ही डोनेट करेगा। यदि नाइट्रोजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस कंडीशन में इस लिगेंड को हम बोलेंगे नाइट्रो। उस कंडीशन में इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन में इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रो लिगेंड। और यदि ऑक्सीजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस कंडीशन में ये लिगेंड हो जाएगा ONO माइनस, ठीक है ना? और इसको बोलेंगे नाइट्राइट्रो। नाइट्राइटो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि लिगेंड आप लोगों का एक ही है, लेकिन इसमें डोनर एटम कितने हैं? 2 डोनर एटम है, और 2 डोनर एटम होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? उभय दंतुक लिगेंड बोलते हैं। यदि मेटल को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में इस लिगेंड को नाइट्रो लिगेंड बोलेंगे, और यदि ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में इस लिगेंड को हम नाइट्राइटो लिगेंड बोलेंगे। मैं इनको पूरे इनको लिख देता हूं, ठीक है ना? इन सबको लिख देता हूं। सबको लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए एक एक एग्जांपल को समझा दूंगा। तो देखो मैं साइड में लिख देता हूं, सबको देख लो, एक एक को लिख देता हूं मैं। देखो बच्चों, यहां पर मैं NO2 माइनस लिगेंड की बात करता हूं, ठीक है ना? NO2 माइनस लिगेंड में यदि नाइट्रोजन डोनर एटम हुआ तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे नाइट्रो लिगेंड, ठीक है? और यदि ऑक्सीजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे हम नाइट्राइटो लिगेंड। नाइट्राइटो लिगेंड, ठीक है ना? ये हो गया आप लोगों के। इसको इस तरीका से बंद कर देता हूं जिससे कि इसका एरिया अलग हो जाएगा, ठीक है ना? एक दूसरे में वो नहीं होंगे इंटरमिक्स, ठीक है ना? अब मैं लिख देता हूं CN। यदि ये जो CN माइनस आप लोगों का लिगेंड है, यदि ये कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे साइनो लिगेंड, ठीक है ना? उस कंडीशन में इसको साइनो लिगेंड बोलेंगे। और यदि ये नाइट्रोजन, तो ये NC माइनस हो जाएगा। नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे आइसोसाइनो लिगेंड। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनो लिगेंड। चलो ठीक है, इसको साइड में कर दो। यहां पर मैं इनको लिख देता हूं, ठीक है ना? ये लिख दिया मैंने यहां पर SCN माइनस, यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए SCN माइनस। SCN माइनस। यदि ये सल्फर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे थायोसाइनेटो, ठीक है ना? थायोसाइनेटो। और यदि इस नाइट्रोजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये हो जाएगा NCS माइनस, और इसको हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो, ठीक है ना? इसको कर दो आप इस तरीका से बंद। और अब बच गया हम लोगों का OCN माइनस। OCN माइनस लिगेंड। यदि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑक्सीजन कर रहा है तो उस कंडीशन में इसको साइनेटो लिगेंड बोलेंगे, साइनेटो लिगेंड बोलेंगे। और यदि नाइट्रोजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस कंडीशन में ये हो गया आप लोगों का आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो। अब देखो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों के लिए जो 4 एग्जांपल लिए उभय दंतुक लिगेंडों के, इनको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बच्चों, उभय दंतुक लिगेंडों की क्या डेफिनेशन बोली है मैंने? कि इनमें 2 भिन्न दाता परमाणु होते हैं, लेकिन मेटल के साथ जब उपसहसंयोजक बंध का निर्माण किया जाएगा तो उस टाइम पर एक ही डोनर एटम मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। कैसे? ये आप लोगों का NO2 माइनस लिगेंड है। यदि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट इस नाइट्रोजन ने करे तो उस कंडीशन में इसको नाइट्रो लिगेंड बोलेंगे। मैं लोन पेयर शो कर देता हूं, ये लो, ठीक है ना? और यदि इस ऑक्सीजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो लिगेंड वही है भाई, फॉर्मूला तो वही है आप लोगों का NO2 माइनस, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है आप लोगों का। एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहां पर भी देखो एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है ना? लेकिन डोनर एटम अलग अलग है। यहां पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। और यहां पर डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और यदि डोनर एटम ऑक्सीजन हुआ तो उस कंडीशन में इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो लिगेंड। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, अगला लिगेंड लेते हैं हम CN माइनस लिगेंड। अगर इस CN माइनस लिगेंड में मेटल को इलेक्ट्रॉन देने वाला दाता परमाणु या डोनर एटम कार्बन हुआ तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं? साइनो लिगेंड। और यदि ये नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनो लिगेंड। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है,
अब SCN माइनस लिगेंड को लेते हैं। SCN माइनस लिगेंड में आप लोग यदि ये सल्फर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में इस लिगेंड को हम बोलेंगे थायोसाइनेटो लिगेंड, और यदि ये नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो OCN माइनस लिगेंड, यहां पर यदि ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेटो लिगेंड, और यदि ये नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेटो लिगेंड। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और इसी के साथ आप लोगों का ये उभय दंतुक लिगेंड की केमिस्ट्री भी कंप्लीट होती है। अब देखो ध्यान से समझने की बात बोल रहा हूं, मैं बच्चों के लिए नोट्स बता देता हूं एक बार फिर से कि आप लोगों को नोट्स कहां पर और कैसे मिलेंगे। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप की पहचान ही है, वहां पर आप लोगों को मेरा फोटो दिखाई दे जाएगा तो आप लोग समझ जाओगे सर का ही ऐप है। तो आप लोगों को वो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को वहां पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे आप लोगों ने मेरी क्लास देख ली, तो जहां तक आप लोगों ने आज की मेरी क्लास देख ली, वहां तक एक बार आप लोगों ने वो नोट्स पढ़ के देख लेने। क्लास ले ली, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद उन नोट्सों को आप अपनी फेयर कॉपी में उतार देना। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बेटा। एक बार सभी बच्चे इस तरीके को अपने ऊपर अप्लाई करके देख लेना, आप लोगों के लिए तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। एक बार जो चीज पढ़ लाई उसको कभी नहीं भूलोगे, एक बार आप इसको अप्लाई करके देखना। बस क्लासों को बहुत ध्यान से समझ समझ के चलना, ठीक है ना। मैंने अपना पूरा एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रखा है, अब उतनी ही मेहनत आप लोगों को करनी है। रिजल्ट देखना बेटा, बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल के आएगा आप लोगों का, क्योंकि मैं एक एक लेक्चर पर मेरी तरफ से मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए कि बच्चों के पास में बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचे, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत करो, आप लोगों का पूरा कोर्स ऐप पर और यहाँ पर आप लोगों के यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री करवाया जाएगा, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक तो हम लोगों ने किलेट लिगेंड पढ़ा है और एक हम लोगों ने उभयदंतुक लिगेंड पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।